नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर 25 जून 2025 को शिफ्ट 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे हमारे पास, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस तरह से ही सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे कि हर शिफ्ट में मतलब जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो रिसर्च के हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, सारे 10 यूनिट के क्वेश्चन हम हर शिफ्ट में देखते रहेंगे, इसी तरह जो आते रहे 5-5 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पहला क्वेश्चन जो आया था वो था हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि प्रभावी अधिगम वातावरण के संदर्भ में सही क्रम क्या होगा। तो हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 में हमें क्या है सीक्वेंस यहाँ पे बनाना था। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम जो है ऑप्शन में इनके देखेंगे कि एलिमिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला ए दिया गया है कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि सतत निर्माणात्मक आकलन। बी दिया गया हमारे पास एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, यानी कि छात्रों को पर्याप्त समर्थन। तीसरा हमारे पास दिया गया है एप्रोप्रिएट करिकुलम, यानी कि समुचित पाठ्यक्रम। चौथा हमारे पास दिया गया है इंगेजिंग पेडागॉगी, यानी कि संलग्नतापूर्ण शिक्षण शास्त्र। और पांचवा हमारे पास दिया गया है प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उपयुक्त संसाधन और आधारभूत ढांचा प्रदान करना। और इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ऑप्शन में हमारे पास जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है EBACD, सेकंड ऑप्शन है BACDE, थर्ड ऑप्शन है CDABE और फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास ABCDE। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि मान लो हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं EBACD, तो ई हमारे पास जो है क्या है कि प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें, यानी कि हमें क्या है ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो इफ़ेक्टिव हो, तो उसमें हमें पहले पता होनी चाहिए कि हमें लर्निंग करानी किसे है और क्या लर्निंग करानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट एकदम से रिसोर्सेज किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब हमें पता होगा कि किस तरह के रिसोर्सेज यहाँ पे रिक्वायर है सपोर्ट करने के लिए, तभी हम क्या है प्रोवाइड कर सकते हैं सुटेबल रिसोर्सेज को। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पे कैंसिल होता है। ठीक है, अब हमारे पास बचा या तो हमारे पास बी आएगा पहले। बी, अगर बी की बात करें तो एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, यानी कि छात्रों को पर्याप्त समर्थन। ये ऑप्शन भी हमें अगर देखें तो छात्रों को हम पर्याप्त समर्थन तभी दे पाएंगे जब हमें पता होगा कि उन्हें समर्थन देना कहाँ है। तो इस तरह से हमें ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो सी से शुरुआत हो रही है, यानी कि एप्रोप्रिएट करिकुलम। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें सपोर्ट किस तरह से करना है। ठीक है, सपोर्ट कहाँ करना है और क्यों करना है और किस बेसिस पे करना है। तो इसका पता हमें किस चीज़ से कर सकता है कि जब हमारे पास करिकुलम होगा, यानी कि कोई हमारे पास पाठ्यक्रम होगा, तभी हम क्या है इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ सपोर्ट करना है। तो ये ऑप्शन हमारे पास लग सकता है, मतलब जो सुटेबल लग रहा है सी ऑप्शन कहीं ना कहीं बैठ रहा है। ठीक है, सी के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, यानी कि इंगेजिंग पेडागॉगी, संलग्नतापूर्ण शिक्षण शास्त्र। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस तरह से किस तरह से हमें जो है पढ़ाना है और हमारी पेडागॉगी किस तरह से रहने वाली है, यानी कि पेडागॉगी के भी अलग अलग तरीके हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना है या अडल्ट को पढ़ाना है, इस तरह से यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया ऑप्शन ए, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब हम उनको पाठ्यक्रम पता होगा हमको उनका बच्चों का जिन्हें हमें पढ़ाना है या जहाँ हमें लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है, और जब हमें पता होगा कि पेडागॉगी हमें किस प्रकार की देनी है, तो उसी अनुसार हम क्या है असेसमेंट भी यहाँ पे करते रहेंगे, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि ड्यूरिंग द क्लास होगा।
असेसमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं, एक समेटिव असेसमेंट होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो कि हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम कंटिन्यूस क्या करते रहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे करते रहेंगे। ओके, इसके बाद इसमें दिया गया है बी, यानी कि एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, छात्रों को पर्याप्त समर्थन, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम क्या है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी करेंगे। ओके, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास ई ऑप्शन, यानी कि प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उपयुक्त संसाधन और आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो इसी अनुसार, यानी कि जब हमें करिकुलम का पता होगा तो उसके अनुसार क्या है, हमें उनको सुटेबल रिसोर्सेज भी हम आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारे पास सुटेबल बैठ रहा है, तो इसको हम अभी एक समय के लिए टिक करते हैं। और ऑप्शन डी भी हमें एक बार देखना होगा कि कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें ए ऑप्शन दिया गया, तो पहले ही हम किसी चीज़ का असेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है कट होता है। और जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बचा वो आएगा आंसर इसका 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें इतना डीप जब हम देखेंगे हर क्वेश्चन को, अभी तो हमने एक एक पॉइंट समझा, लेकिन पेपर में हमें क्या करना है कि एक एक पॉइंट पढ़ के और फिर ऑप्शन के अनुसार जो है इन्हें सॉल्व करना है। ओके, जो अब हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है, ये है हमारे पास, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, निम्न में से किसे आकलन का साधन माना जाता है। ऑप्शन हमें इसमें दिए गए हैं ए बी सी डी ई में। ए ऑप्शन दिया गया है टेस्ट को, बी दिया गया है एग्जामिनेशन को, यानी कि परीक्षाओं, थर्ड दिया गया है रूब्रिक्स, यानी कि निर्देशन, डी दिया गया है वर्कशीट, ई दिया गया है क्विजेस, यानी कि प्रश्नोत्तरियाँ। और इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी ई ओनली, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी ई ओनली, थर्ड ऑप्शन है डी एंड ई ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ए बी डी एंड ई ओनली। तो इसमें हम अगर सिंपल सी बात करें, अगर हमें पता है कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन, अब इन पांचों में से किसको हम मूल्यांकन की तरह ले सकते हैं, तो टेस्ट एक अच्छा तरीका है मूल्यांकन का। ठीक है, तो टेस्ट भी हमारे पास टिक रहेगा। दूसरा हम देखेंगे एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षाएं, तो परीक्षाओं के जरिए भी हम क्या है मूल्यांकन करते ही हैं। ठीक है, वो भी फाइनल जो एग्जामिनेशन होते हैं मेन तौर पर उन्हें हम देख सकते हैं। रूब्रिक्स अभी हमें होल्ड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, वर्कशीट, तो जैसे हम मान लो कोई हमें काम दिया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल्स में जो है हम वर्कशीट का यूज़ देख सकते हैं, तो प्रैक्टिकल्स भी एक तरह से क्या हो गया, असेसमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, तो वर्कशीट्स को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्विजेस तो है ही असेसमेंट का तरीका। ठीक है, क्विजेस से भी हम क्या असेसमेंट लगा सकते हैं। तो अगर हम इन चारों की बात करें तो ये हमारे पास सटीक ऑप्शन जो आ रहा है ए बी डी एन ई ओनली आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रूब्रिक्स क्यों नहीं आया और आखिर रूब्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वे टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, यानी कि असेसमेंट एक तरह से क्या है, एक तरीका है जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी है। असेसमेंट से हम क्या पता कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल को पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास असेसमेंट। इसके बाद हम बात करें तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट के क्या क्या होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि निदानात्मक। ठीक है, इस असेसमेंट से पता चलता है कि स्टूडेंट क्या जानता है और कहाँ उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, डायग्नोस का मतलब ही क्या हुआ कि किसी चीज़ का पता लगाना। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ने वाला है उसमें उसे कहाँ दिक्कत आ रही है या उसे कितना नॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, मेनली ये क्या है, एट द बिगनिंग में होता है, यानी कि शुरुआत में जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया जाता है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये ड्यूरिंग द क्लास और टीचिंग ये असेसमेंट किया जाता है, यानी कि कोई अगर टीचर
कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, बीच में उठा के किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता है टॉपिक के बारे में। यही हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, ठीक है। अगर हम नेट के पेपर की ही अगर हम बात करें तो कह सकते हैं हम कि जो हम मॉक टेस्ट देते हैं ये एक तरह से क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्योंकि इनसे हम क्या सीखते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें सुधार की गुंजाइश है, ठीक है। तीसरा जो हम देखते हैं वो है इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव मतलब स्व मूल्यांकन, ठीक है। ये इप्सेटिव असेसमेंट होता है कि खुद की पास्ट परफॉर्मेंस से जो हम करंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको कंपेयर करना, कि जो हम पास्ट में गलतियां कर रहे थे वो हम अभी भी कर रहे हैं या हम उसमें सुधार कर चुके हैं। तो इसका मतलब होता है इप्सेटिव असेसमेंट, ठीक है। और लास्ट में जो असेसमेंट आता है हमारे पास वो होता है सम्मेटिव असेसमेंट, और ये एट द एंड होता है किसी भी कोर्स या किसी भी टॉपिक के, बोल सकते हैं हम, और ये फाइनल माना जाता है। यानी कि जैसे हम एग्ज़ाम की बात करें तो जो फाइनल एग्ज़ाम होता है हमारे पास वो एक तरह से क्या है, समेटिव असेसमेंट का ही काम करता है। क्योंकि एक बार वहाँ जो नंबर आ गए उसमें फिर सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो दो मेन जो असेसमेंट है वो है हमारे पास फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव में हम क्या कर सकते हैं कि सुधार की गुंजाइश रहती है, ठीक है, और ड्यूरिंग द क्लास फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो समेटिव असेसमेंट है एट द एंड ऑफ द कोर्स किया जाता है। इसमें जो हमारे पास नंबर आ गए वो क्या है, फाइनल कंसिडर यहाँ पे किए जाते हैं। ओके, जो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आखिर रूब्रिक्स होता क्या है। तो रूब्रिक्स जो है एक गाइडलाइंस की तरह होता है जो मेज़र करता है लर्नर्स की अचीवमेंट, ठीक है। यानी कि रूब्रिक्स भी एक तरह का असेसमेंट टूल है, लेकिन वो बाकी सब जो हमारे पास थे, वर्कशीट हो गया या टेस्ट हो गया, क्विजेस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, इन सब से डिफरेंट इस तरह से है कि एक गाइडलाइंस की तरह काम करता है, ठीक है। एक तरह से फाइनल रिजल्ट में जो हमारा असेसमेंट किया गया होता है वही रूब्रिक्स होता है। यानी कि जो इस तरह से हमारे पास दिए गए होते हैं, एक साइड हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई होती है और उनको जो है उस परफॉर्मेंस के आधार पर जो है रेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स के आधार पर स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं इसमें, यानी कि या तो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है। और जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, यानी कि नीड है, वहाँ पे लिखा भी जाता है कि आपको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है और किस तरह से सुधार करने की ज़रूरत है। अगर बात करें रूब्रिक्स की तो इसके टाइप्स जो होते हैं, हॉलिस्टिक टाइप का रूब्रिक्स हमारे पास होता है जिसमें होल एक तरह का क्या दिया गया होता है, यानी कि पूरा एक तरह से असेसमेंट हमारे पास दिया गया होता है। और एक जो है एनालिटिक टाइप का रूब्रिक्स हमारे पास होता है, ठीक है, जिसमें एनालिसिस किया जाता है हर एक चीज़ का अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर जो है एनालिसिस किया जाता है। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन अब हमारे पास रहने वाला है कि द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैंट बी ऑफ आ और द, यानी कि अनुभवजन्य जो अधिगम होता है इसमें शिक्षक की भूमिका किस तरह की नहीं हो सकती है, ठीक है। कोच की नहीं हो सकती है, मेंटोर की नहीं हो सकती है, ट्यूटर की नहीं हो सकती है, या टेक्नोलॉजी की नहीं हो सकती है। यानी कि शिक्षक की नहीं हो सकती है, परामर्शदाता की नहीं हो सकती है, अनुशिक्षक की नहीं हो सकती है, या प्रौद्योगिकी की नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये हमारे पास दिया गया है, इसे जो है वो स्टूडेंट भी कर सकता है जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से नहीं पढ़ी हो। यानी कि जो है यहाँ पे जनरल लॉजिक लगाना है, क्योंकि टीचर का रोल कोच का तो हो सकता है, मेंटोर का भी हो सकता है, यानी कि टीचर एक मेंटोर की तरह भी काम करता है, ठीक है। टीचर ट्यूटर की तरह भी काम करता है, लेकिन टीचर का टेक्नोलॉजी से यहाँ पे कोई रिलेशन समझ नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल आंसर इसका होने वाला है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर 4, ठीक है।
अब इसमें बात करते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग आखिर होती क्या है। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि जहां हम कोई काम करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो है उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा जाता है। सिंपली लर्निंग बाय डूइंग वेयर नॉलेज इज गेन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जब हम कोई काम करके सीखते हैं। ठीक है, अब जो टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें तो हमारे पास हुए कॉल्ब ने जो है क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल दी है। ठीक है, जिसे ELT भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल दी गई है? कोल्ब के द्वारा। कोल्ब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल देता है वो किस बेसिस पे देता है? वो कहता है कि सबसे पहले तो हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, फिर उसे रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि हम उसे अपने अनुसार चीज़ को करेंगे। ठीक है, फिर थिंक करेंगे हम उस चीज़ पे कि हमने जो की है कैसे की है, ठीक है, क्या सही किया है नहीं किया है, इस तरह से हम चीज़ें यहाँ पे थिंक करेंगे। और लास्ट में जो हम मतलब अपने अनुसार चीज़ बनाएंगे उसको एक्ट करेंगे, उस पर एक्ट हम करेंगे। अगर हम बात करें तो ये इसकी साइकिल बनती है जिसमें एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्टिंग, फिर थिंकिंग या एक्टिंग। एक्सपीरियंस का मतलब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग का मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, थिंकिंग का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यहाँ पे किया गया है। और एक्टिंग का मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे किया गया है। अब हम बात करें तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आखिर है क्या? तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब फीलिंग पे यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि पहले हम कोई काम देखेंगे, फिर उसे करेंगे और सीखेंगे कि कोई काम किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। इस तरह से हम क्या उस काम को एक्सपीरियंस करेंगे। फिर हम उस काम को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे उस काम को, यानी कि वॉच करेंगे जो काम हमने किया है। ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, और फिर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेंगे, यानी कि थिंक करेंगे उस काम पे। ठीक है, एक्सपीरियंस से जो नॉलेज और स्किल्स हमने सीखी है उसे अपने अनुसार कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे? इसमें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे करेंगे, यानी कि डूइंग। ठीक है, इसमें हम क्या है जो कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के तहत उसे हम टेस्ट करेंगे, यानी कि जो सीखा है उसे हम टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास थी कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। तो इस तरह से हमें PYQs के तहत क्या करना है? डिटेल में हमें एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन को। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है उसमें हम अरेंज करेंगे लेवल्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर इन द कॉग्निटिव डोमेन। टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, अप्लाइंग प्रयोग में लाना, इवैल्यूएटिंग मूल्यांकन करना, रिमेम्बरिंग स्मरण करना। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इन ऑप्शन में हमें बताना है कि क्या आंसर सही होने वाला है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड जब भी कोई भी पढ़ता है तो क्या है सबसे बेसिक मतलब कह सकते हैं हम कॉन्सेप्ट जो रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड में यही रहता है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसमें जो है बात की गई है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। अगर हम इसे डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लूम्स ने अलग अलग ब्लूम की टैक्सोनॉमी में अलग अलग डोमेन पे यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, हम उस डोमेन को कह सकते हैं कैप, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। 3 तरह के डोमेन यहाँ पे दिए गए। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसमें कॉग्निटिव डोमेन है। तो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, जिसमें बात किस पे की जाती है? हमारे हेड पे, यानी कि हमारे जो हेड से जो है कनेक्ट किस तरह से चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इसकी ट्रिक सबको याद रहती है RUFNEC। ठीक है, और इससे पहले जो ब्लूम्स ने दी थी 1956 में दी गई थी ब्लूम्स के द्वारा, वो थी KCAASE। ठीक है,
इसमें जो हमारे पास रहने वाली है वो है आर से होने वाला है रिमेम्बरिंग, यानी कि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ क्या है स्मरण करते हैं, ठीक है। फिर रहने वाली है अंडरस्टैंडिंग, फिर हम उस चीज़ को समझते हैं। यानी कि कोई अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या है पहले कोई चीज़ स्मरण करेंगे, यानी कि उससे कनेक्टेड कोई चीज़ स्मरण करेंगे, और फिर जो चीज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीज़ किस तरह से उस चीज़ की तरह हो सकती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसका एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम इवेल्युएट करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पे अगर हम बात करें तो ब्लूम्स ने इंस्पिरेशन लिया था गांधी जी से। जैसे गांधी जी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, 3H को डेवलप करना होना चाहिए, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड को। तो इसी के बेसिस पर ब्लूम्स के द्वारा क्या है कैप दिया गया, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की यहाँ पे बात की गई। ब्लूम्स के द्वारा दिया गया है वो है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक, जो कि कनेक्ट किससे किया जाता है, हेड से, ठीक है। ब्लूम्स ने किस बेसिस पे किया है, ब्लूम्स ने कहा है कि सबसे पहले हमें किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज यानी कि बेसिक नॉलेज अगर हम किसी चीज़ का रखेंगे तो अगर हम उससे कनेक्टेड चीज़ या रिलेटेड चीज़ कहीं देख पाए तो हम उसे कॉम्प्रिहेंड यानी कि उसे भी समझ पाएंगे कि किस तरह से उससे रिलेटेड है, फिर उसे हम अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट में हम उसे एनालिसिस करेंगे, फिर चीज़ों को क्या अपने अनुसार सिंथेसाइज कर पाएंगे, लास्ट में इवेल्युएट हमें यहाँ पे करना है। ये तो ब्लूम्स के द्वारा दिया गया था। इसे ही जो है फिर से यहाँ पे किसने दिया, एंडरसन और क्रैथोन ने यहाँ पे दिया 2001 में, ठीक है ना। इन्होंने किस तरह से दिया, रिमेंबर, सबसे पहले हम किसी चीज़ को रिमेंबर करेंगे, यानी कि हम याद करेंगे। मान लो हमने कोई चीज़ देखी है, ठीक है, और हम उससे ही कनेक्टेड चीज़ कहीं और देखते हैं तो हम सबसे पहले याद करेंगे कि हमने ये चीज़ कहीं देखी है, तो इसमें आएगा रिमेंबर। फिर हम देखेंगे कि हमें अंडरस्टैंड, जो चीज़ हम देख रहे हैं उससे कनेक्टेड उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो चीज़ है क्या, ठीक है। और फिर हम अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को और एनालिसिस करेंगे उसके बाद। अब जो इवेल्युएट ब्लूम का जो लेवल था उसने पहले दिया था, क्रैथहोल और एंडरसन के लेवल में एक लेवल नीचे आ गया, यानी कि इन्होंने इवेल्युएट पहले किया और फिर इवेल्युएट करने के बाद हम चीज़ों को क्या क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से कॉग्निटिव डोमेन यहाँ पे कनेक्ट रहता है। इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, RUFNEC, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। R से रिमेंबर, U से अंडरस्टैंड, AP से अप्लाई, AN से एनालिसिस, E से इवेल्युएट और C से क्रिएट। तो ये हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है। अब हम बात करें तो जो दूसरा ए हम देख रहे हैं तो वो क्या है, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव यानी कि अफेक्शन से हम इसे जोड़ सकते हैं, यानी कि भावात्मक। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, भावात्मक, ठीक है। ये रिलेट किससे है, हार्ट से, ठीक है। हार्ट यानी कि फीलिंग, इमोशंस, एटीट्यूड। जो इसका लेवल दिया गया किस तरह से, सबसे पहले हम कोई चीज़ रिसीव करेंगे, ठीक है, और जब हम चीज़ को रिसीव कर लेंगे या नॉलेज कोई भी हम रिसीव कर लेंगे तो उसके अनुसार क्या हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तब हम उसकी वैल्यू करेंगे और फिर हम उसे क्या है ऑर्गेनाइज करेंगे, लास्ट में कैरेक्टराइजेशन, यानी कि हम अपने अनुसार उसे बनाएंगे। हार्ट में ये चीज़ काम आती है। अब हम इसे किस तरह से याद रख सकते हैं कि मान लो कोई प्रपोज़ल आया हमारे पास, तो सबसे पहले हम प्रपोज़ल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर प्रपोज़ल को रिसीव करने के बाद हम सोचेंगे, समझेंगे, उस अनुसार के हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। जब हम रिस्पॉन्ड कर लेंगे तो हम क्या वैल्यू उसकी समझ पाएंगे कि ये प्रपोज़ल हमारे लिए, कोई भी प्रपोज़ल या जो हमें आया है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या ऑर्गेनाइज करेंगे खुद को, या जो हमारे पास आसपास का इन्वायरमेंट है उसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे और लास्ट में वो हमारे कैरेक्टर में आ जाएगा,
ठीक है। तो ये था अफेक्टिव डोमेन। इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, R2VOC, ठीक है, R2VOC इसकी ट्रिक बन सकती है। ये भी क्रैथहॉल के द्वारा दिया गया था। जो इसमें हम थर्ड पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन, जिसे हिंदी में कहा गया है मनोप्रेरक। अब हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको हैंड के साथ रिलेट। हैंड यानी कि मोटर जो हम काम हाथ से करते हैं वो ज़्यादातर किस में आता है, यहाँ पे इस तरह से याद रख सकते हो, आता है साइकोमोटर में। अब साइकोमोटर डोमेन के लेवल किस तरह से दिए गए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं, यानी कि नकल करते हैं। नकल यानी कि हम देखते हैं कि कोई काम किस तरह से किया जाता है, हम वो काम सीखेंगे, ठीक है। फिर हम उस काम में क्या है, मैनिपुलेशन करेंगे, यानी कि उस काम को अपने अनुसार हम फेर बदल करके करेंगे। फिर जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम धीरे धीरे क्या है, प्रिसाइज होंगे, यानी कि सटीकता हम में आएगी। और फिर हम आर्टिकुलेशन वाले लेवल पर पहुँच जाएंगे, यानी कि हम अलग अलग कामों को एक साथ करने लग जाएंगे। और लास्ट में हम इतने नेचुरल तरीके से करने लग जाएंगे वो काम कि लगेगा कि ये काम जो है हम बिना किसी एफर्ट के कर रहे हैं, यानी कि नेचुरली हम ये काम सीख के आए। लेकिन क्या है कि चीज़ें सीखने में टाइम लगता है। जब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे तो ही क्या है वो नेचुरल बन पाएगी। जो ये वाला लेवल है ये किसके द्वारा दिया गया था, RS देव के द्वारा ये दिया गया था। और इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, I से हो सकता है इमिटेशन, ठीक है, M से हो सकता है मैनिपुलेशन, ठीक है, P से क्या हो सकता है हमारे पास प्रिसीजन, और A से हो सकता है आर्टिकुलेशन, और लास्ट में N से क्या हो सकता है नेचुरलाइजेशन। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है इसमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। इसमें हम लिस्ट 1 देखें तो इसमें प्रिंसिपल दिया गया है, यानी कि सिद्धांत दिया गया है। लिस्ट 2 देखें तो इसमें इम्प्लीकेशंस यानी कि आशय दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स डीप अप्रोचेस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अधिगम उद्देश्यों के प्रति छात्रों की गहन अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करना। दूसरा हमारे पास दिया गया है द समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू बी लर्निंग ओरिएंटेड, यानी कि संकलनात्मक और निर्माणात्मक आकलन अधिगम उन्मुख होना चाहिए। तीसरा हम बात करें तो फैसिलिटेटिंग डायलॉगिक फॉर्म्स ऑफ फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टियों को संवाद रूप में सुखर बनाना। और फोर्थ जो हमारे पास दिया गया है इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ व्यक्तिगत छात्र निवेश को शामिल करना। अब हम देखें तो जो ऑप्शन मतलब लिस्ट 2 हमारे पास दी गई है, इसमें हम बात करें तो हमारे पास क्या दिया गया है इम्प्लीकेशंस, यानी कि आशय। तो पहला हमारे पास दिया गया फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन असेसमेंट प्रैक्टिस, यानी कि आकलन प्रथाओं के भीतर ही प्रतिपुष्टि शामिल की जानी चाहिए। टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच्ड फ्रॉम अ प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव, यानी कि कार्यक्रम विस्तार परिप्रेक्ष्य के से कार्य डिजाइन तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि कार्यक्रम विस्तार परिप्रेक्ष्य से कार्य डिजाइन तक पहुंच जाना चाहिए। तीसरा हमारे पास दिया गया है ग्रेटर सेंस ऑफ ओनरशिप बाय स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों द्वारा स्वामित्व की अधिक भावना। और फोर्थ हमारे पास दिया गया है अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन, यानी कि छात्रों के अभिप्रेरण के लिए विविध प्रकार के आकलन। अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। थर्ड ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे सिंपल जो हमें लग रहा है कि समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्निंग ओरिएंटेड, यानी कि
जो संकलनात्मक और निर्माणात्मक आकलन है ये अधिगम उन्मुख होना चाहिए। तो ये क्या है, वैरायटी ऑफ असेसमेंट हमारे पास दिया गया है। इस तरह से हम देखें तो बी का हमारे पास जा रहा है फोर्थ, ठीक है, और बी का फोर्थ इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक में है, तो हम डायरेक्ट आंसर इसका क्या है, सेकंड लगा सकते हैं। हालांकि हमें और भी देखना चाहिए। जैसे हम डी ऑप्शन देखें तो इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, तो जब हम कुछ भी व्यक्तिगत छात्र को का निवेश जो है, छात्र का व्यक्तिगत कुछ निवेश शामिल करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, एक सेंस ऑफ ओनरशिप यहाँ पे आएगी। यानी कि उसको क्या चिंता रहेगी कि हाँ मेरा ये टाइम, मान लो हम छात्र को टाइम लगाते हैं किसी चीज़ में, तो उसमें खुद ही एक भावना आ जाएगी हाँ इस चीज़ में मेरा टाइम लगा है तो यहाँ पे मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम इन्वॉल्व करेंगे स्टूडेंट का पर्सनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें क्या है, सेंस ऑफ ओनरशिप यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम बात करें फैसिलिटेटिंग डायलॉगिक फॉर्म्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक से जुड़ा हुआ एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन असेसमेंट प्रैक्टिस। यानी कि फीडबैक को हमें क्या है, जब हम असेसमेंट करेंगे तो उसमें ही क्या है, फीडबैक को हमें जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो इसका जो आंसर रहने वाला है हमारे पास वो रहने वाला है आंसर नंबर 2, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आगे हम और टॉपिक्स के भी वीडियो लाएंगे। सो थैंक यू।